ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात होगी महाराष्ट्र की। अब आप कहेंगे महाराष्ट्र में बात करने लायक रह क्या गया है? जबरदस्त जीत हासिल कर ली है एनडीए ने, बीजेपी ने। अब ट्रिपल इंजन की सरकार बन रही है वहां पर। नगर निकाय भी जीत लिए 29-29 में से 25। एंड शेरी ऑन टॉप या चेरी ऑन टॉप आप कहें, आइसिंग ऑन द केक, मुंबई बीएमसी बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पर बीजेपी आखिरकार कब्जा जमाने में कामयाब हो गई है। तो फिर अब मसला क्या? पर क्या खेल दरअसल अभी शुरू हुआ है। एक वो मान्यता है 7.5 साल, अरे भाई मुश्किल वक्त, बुरा काल शुरू होने वाला है क्या? डरते हैं बहुत से लोग, कर्मकांड करवाते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में एक 2.5 साली भी चल रही है क्या? ये 2.5 साल का चक्कर राजनीतिक दलों का बना देता है घन चक्कर, और सत्ता का भी। आपको ध्यान होगा ना, उद्धव ठाकरे और बीजेपी की क्यों वो मनमुटाव हुआ और नौबत ऐसी आई कि उनकी विदाई हो गई। एक दूसरे ने हाथ छिटक दिए, साथ चलना नागवार गुजरा। बीजेपी का सबसे पुराना साथी शिवसेना 90 के दशक से, और वो अलग हो गए 2019 में। नतीजा आया विधानसभा का, बहुमत मिल गया। बीजेपी और शिवसेना मिलाकर सरकार बनना तय था। लेकिन 2.5 साल, जी 2.5 साल बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, 2.5 साल हम बनेंगे मुख्यमंत्री। और तब एनसीपी अजित पवार साथ आए थे। वो चोरी चोरी चुपके चुपके सुबह 4 बजे 3 आदमी मौजूद थे राज्यपाल समेत, यानी कि देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार, और शपथ ग्रहण हो गई थी 2 कैमरों के सामने। वो सरकार नहीं चल पाई, उद्धव ठाकरे फिर आ गए, और फिर उद्धव ठाकरे 2.5 साल बाद सत्ता से विदाई हो गई, क्योंकि एकनाथ शिंदे आ गए। और एकनाथ शिंदे की अगुवाई में ही वो मुख्यमंत्री थे। 2024 का विधानसभा चुनाव लड़ा महायुति ने, और सत्ता में आई तो एकनाथ शिंदे माने बैठे थे मुख्यमंत्री तो मैं ही बनूंगा, लेकिन उनका नंबर नहीं आया। उप मुख्यमंत्री बनने पर मजबूर होना पड़ा। पर अब पलटवार का समय आ गया है क्या? बीएमसी के चुनाव में जीत तो हासिल कर ली बीजेपी और एकनाथ शिंदे ने, लेकिन बीजेपी अपने दम पर अकेले बीएमसी पर कब्जा नहीं जमा सकती। एकनाथ शिंदे के साथ की जरूरत है। तो एकनाथ शिंदे कह रहे हैं भैया 2.5 साल जो खेला मेरे साथ किया, अब ही इज पेइंग बैक, इज ही पेइंग बैक, बल्कि कहूं द बीजेपी इन द सेम कॉइन, कि अब तुम्हें मेरी जरूरत है तो हमारा 2.5 साल के लिए मेयर बनाओ। और रिजॉर्ट पॉलिटिक्स जो वो चलती थी, होटल में बंद कर दिए जाते थे विधायक बहुत से राज्यों में, उसकी तफसील भी आपको देने वाला हूं। उसी तरीके से अपने 29 पार्षद वो होटल में रुकवा दिए हैं एकनाथ शिंदे ने। इधर उधर ना जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी उन्हें साध ले। और एक दिलचस्प बात है, इस पर गौर कीजिएगा, फिर से अंडरलाइन करूंगा। नगर निकाय के जो चुनाव होते हैं, जो पार्षद चुनकर आते हैं, इन पर एंटी डिफेक्शन नहीं लगता है। दल बदल विरोधी कानून इन पर लागू नहीं होता। तो खुला खेल फर्रुखाबादी, मंडी सज सकती है, बोली लग सकती है, जो हो भी रहा है महाराष्ट्र में। ये मुंबई में भी होता दिखेगा क्या? और समीकरण कुछ बदल सकते हैं, पलट सकते हैं। अभी तक जो अच्छा खासा लग रहा था नतीजा जीत की खुमारी में, कुछ पलटवार की तैयारी भी हो रही है क्या?
इसी पर आज चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आपकी राय क्या है, आपके सुझाव और आपके सवाल जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो बात करने वाला हूं महाराष्ट्र की राजनीति में खेला हो गया है क्या? और ये मैं क्यों कह रहा हूं? कल देर शाम तक या आज सुबह तड़के भाई महायुति की जबरदस्त परफॉर्मेंस, उनके प्रदर्शन को लेकर तालियां बजाई जा रही थी। भाई ट्रिपल इंजन सरकार बनी है, यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और 29 नगर निकाय में से 25 में जीत बीजेपी ने कर ली और बीएमसी पर भी कब्जा कर लिया। कयास तो ये लगने लगे, चर्चा विमर्श ये भी शुरू हो गया, नरेंद्र के बाद देवेंद्र फडणवीस क्या कमाल का प्रदर्शन किया है, कैसी जीत दिलाई है। संघ के पसंदीदा खुद नागपुर से आते हैं, तो ही वाज टिकिंग ऑल द राइट बॉक्सेस। लेकिन जैसे जैसे सूरज चढ़ा थोड़ा सस्पेंस गहराने लगा और खेल अटक गया महापौर के पद पर, मेयर के पद पर मुंबई में, जहां पहली बार सत्ता पर काबिज हुई है बीजेपी, पर साथ में है शिवसेना, एकनाथ शिंदे गुट, असल शिवसेना। अब 227 की जो बीएमसी है उसमें 118 सीटें मिली बीजेपी और शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट को। अब इसमें से 89 बीजेपी, आंकड़ा सही चलाइए, हां 89 बीजेपी को, 29 शिवसेना शिंदे, दोनों को जोड़ दिया जाए तो आंकड़ा बनता है 118। बहुमत, यह साधारण बहुमत है, बहुत से चैनल आपको गलत जानकारी देते हैं। पूर्ण बहुमत इज एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, यानी कि 2/3 बहुमत, यह 50% से ऊपर, 114 से ऊपर आप काबिज हो जाएंगे सत्ता पर इसमें 89 बीजेपी की, 29 शिंदे की। अब एकनाथ शिंदे इस बात को जानते हैं। अब वो क्या कह रहे हैं कि भाई आधा आधा बांट लेते हैं, 5 साल का कार्यकाल है, 2.5 साल आपका मेयर, 2.5 साल मेरा मेयर, बीजेपी वालों से कह रहे हैं। और कह ही नहीं रहे, अपने 29 के 29 पार्षदों को मुंबई के बांद्रा इलाके में ताज लैंड्स एंड नाम का होटल है, 5 सितारा होटल है, वहां पर अपने पार्षदों को टिका दिया है। यह होटल पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। और सब कुछ पहले सुना सुना लगता है ना आपको। भाई जून 2022 में 56 विधायक हुआ करते थे शिवसेना के कि 50 मेरे साथ हैं, यह कहकर कुछ सांसदों को, पूरे 50 को लेकर नहीं, एकनाथ शिंदे दाहिना हाथ माने जाते थे उद्धव ठाकरे के, विभीषण साबित हुए और विधायकों को लेकर गुजरात के सूरत पहुंच गए। जाहिर सी बात है इस ऑपरेशन लोटस को अंजाम बीजेपी दे रही थी, सारा बंदोबस्त बीजेपी का था। और फिर सूरत से गुवाहाटी ले गए रेडिसन ब्लू होटल में, और जब तक वापस आए सत्ता पलट चुकी थी और एकनाथ शिंदे बन गए मुख्यमंत्री, किसे हटाकर? उद्धव ठाकरे को। और उद्धव ठाकरे कैसे बने थे मुख्यमंत्री? 2019 नवंबर में जो चुनावी नतीजे आए उसमें उद्धव ठाकरे और बीजेपी साथ साथ सरकार बनाती दिख रही थी। सीधा सीधा गणित था, कोई दिक्कत का सबब ही नहीं था। 160 से ऊपर इनके पास विधायक थे, 105 बीजेपी के, 56 शिवसेना के। पर उद्धव ठाकरे बोले भाई 2.5 साल, अमित शाह ने वादा किया है, बीजेपी बोली नथिंग डूइंग, हमारे ज्यादा हैं तो हम बनेंगे मुख्यमंत्री। हत्थे से उखड़ गए उद्धव ठाकरे, हट गए तो अजित पवार बीच में लाए गए, राष्ट्रपति शासन भी लग गया था 12 नवंबर को। पर 23 नवंबर को सुबह 4 बजे चोरी चुपके ऐसी गोपनीय शपथ आज तक आजाद भारत के इतिहास में नहीं दिलाई गई।
राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने दिलाई, देवेंद्र फडणवीस को, साथ में उप मुख्यमंत्री बन गए अजित पवार, लेकिन जितने लोग साथ लाने की बात कर रहे थे वो लेकर ही नहीं आ पाए, वो आंकड़ा ही नहीं बन पाया। तो 26 नवंबर को 2019 की बात कर रहा हूं, सरकार गिर गई और उद्धव ठाकरे के साथ शरद पवार और कांग्रेस आ गए। राजनीति में कुछ भी हो सकता है, वो कहते हैं ना, पॉलिटिक्स मेक्स फॉर स्ट्रेंज बेड फेलोज, ऐसा हुआ। और जून 2022 तक उन्होंने सरकार चलाई। तो वहां 2.5 साल वाला खेल नहीं चल पाया, पर एक और खेल हो गया। खेल हुआ 2024 के विधानसभा चुनाव में, एकनाथ शिंदे की अगुवाई, कम सीटों के बावजूद मुख्यमंत्री बनाया गया था उन्हें, तो उन्हें लगा फिर से मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो सत्ता में वापसी तो हुई, बीजेपी की जबरदस्त प्रदर्शन था, बीजेपी बोली नथिंग डूइंग, हमारा मुख्यमंत्री बनेगा। तो अब पे बैक टाइम है क्या, पलटवार का समय आ गया है क्या? अपने पार्षदों से मिलने जा रहे हैं अभी एकनाथ शिंदे। अब बयान देखिए किस तरह के आ रहे हैं। राष्ट्रीय प्रवक्ता है शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट की शायना एनसी, वो कह रही हैं हम उम्मीद करते हैं एक मराठी महिला को मुंबई का महापौर बनने का मौका मिलेगा। मराठी और महिला, बुर्के वाली महिला बन सकती है, बुर्के वाली महिला यहां पर मेयर बन सकती है। अब ये मराठी महिला, ये एक सुर्रा छोड़ दिया। लेकिन दूसरे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं इसी पार्टी के, शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के, राजू वाघमरे, वो कह रहे हैं महिला महापौर और 2.5 साल के फॉर्मूले की बात मनगढ़ंत, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे लेंगे फैसला। तो मतलब फैसला नहीं हुआ, मतलब शिवसेना चाह रही है कि 2.5 साल का फॉर्मूला, उस पर अमल किया जाए। तो मुंबई अध्यक्ष बीजेपी के अमित साटम क्या कह रहे हैं, और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के मुख्य प्रवक्ता जो हैं संजय राउत, वो क्या पलटवार कर रहे हैं और संभावनाएं कैसे तलाश रहे हैं, उस पर एक नजर डालिए। हमारे पास बहुत बड़ा आंकड़ा है, बहुत बड़ी संख्या है। अपोजिशन के पास एक ऐसा आंकड़ा है, हम कभी भी तख्ता पलट कर सकते हैं, लेकिन हम डेमोक्रेसी का आदर करते हैं, लोकतंत्र का आदर करते हैं। पूरे 5 साल महायुति का मेयर रहेगा। मुंबई को, महानगर पालिका को भ्रष्टाचार विरहित प्रशासन देना, मुंबई का विकास करना, मुंबई की सुरक्षितता को अबाधित रखना, यह क्रम प्राप्त है। मुंबई करों की सेवा सुविधा उनको देना, यह क्रम प्राप्त है। कौन कितने साल होगा यह महत्व का नहीं है। 5 साल महायुति का महापौर मुंबई की महानगर पालिका में विराजमान करने का निर्णय यह मुंबई करों ने किया है। दोनों नेताओं का जो मैंने बयान सुनवाया, उनमें एक एक लाइन बहुत, दोनों की एक एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण संदेश संकेत दे रही है। संजय राउत कह रहे हैं हमारे पास ऐसा आंकड़ा है, हम कभी भी तख्ता पलट कर सकते हैं। अब देखिए आंकड़ा समझिए, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के पास 65 पार्षद, 6 हैं राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के, कांग्रेस के 24, कुल मिलाकर हो जाते हैं 95, और एनसीपी शरद पवार गुट का 1, 96 और 10 अन्य 106। तो ये 8 कम रह जाते हैं सत्ता के आंकड़े से। और अगर 29 वहां से घट जाएं, 89 बीजेपी के पास रह जाए, और बीजेपी के साथ कौन आएगा? अजित पवार आते भी हैं, नहीं आते हैं, ये भी अभी कहना, पुख्ता तौर पर कहना मुनासिब नहीं है। तो कुल जमा वो भी ज्यादा से ज्यादा 101, 102 कर सकते हैं, 12 सीटें कम रह जाएंगी। उधर अगर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के साथ चले जाएं शिंदे गुट वाले, तो 124 का आंकड़ा हो जाता है। पर वो सत्ता की बड़ी मलाई काटने के बजाय मुंबई की मलाई काटने के लिए ऐसा करेंगे क्या? ऐसे में जो दूसरा बयान है अमित साटम का, वो कह रहे हैं कि पूरे साल महायुति का मेयर रहेगा, 5 साल। वो ये नहीं कह रहे हैं बीजेपी का।
और यहीं पर संभावनाएं तलाशी जाएंगी क्या? या अब एकनाथ शिंदे को और अजित पवार को यह समझ में आ रहा है कि भैया बीजेपी का जो जबरदस्त प्रदर्शन है इसमें कोई शक व शुबा नहीं है, ये आने वाले दिनों में हमारे अस्तित्व को खा जाएगी। थाने में भी बमुश्किल अपना थोड़ा बहुत अस्तित्व जो उनका सबसे बड़ा गढ़ है, सुन लिया भाई, एक बार में ही सुन लेता हूं। ताजा तस्वीरें हैं, मेरा पीसीआर इतना लंबा प्रॉम्प्ट करता है मुझे। ये नई तस्वीरें आ रही हैं ताज लैंड्स एंड की, जहां पर एकनाथ शिंदे अपने पार्षदों के साथ मुलाकात कर रहे हैं। अब ये ऐसी गोपनीयता ऐसे कमरे में बंद क्यों भाई? अगर साथ साथ हैं तो बीजेपी के 89 और 29 शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के साथ क्यों नहीं आते? और इसीलिए जो मैं अमित साटम की बात बता रहा था, जब मेरे कान में प्रॉम्प्ट होने लगा, वो कह रहे हैं पूरे 5 साल महायुति का ही मेयर रहेगा। अब ये दबाव का जवाब है क्या, या ये अंदर खाने लंबा चल सकता है खेल, जैसे पहले भी चला है? महाराष्ट्र में ही नहीं, ये जो दुकान सजती है ये हमने राजस्थान में होते देखा। मानेसर आए थे, सचिन पायलट बागी हो गए थे, 22 विधायक लेकर बेंगलुरु पहुंच गए थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ की सरकार गिर गई थी। मध्य प्रदेश में ये हमने होते देखा। हरीश रावत के साथ ये करने की कोशिश की गई थी 2016 में, लेकिन वो बच गए। तो ये खेल पूरा लंबा है, पर वहां पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होता था, दल बदल विरोधी कानून 2/3 होने चाहिए, टूटन तब मानी जाएगी, कानूनी रूप वैधता तब मिलेगी। लेकिन यहां पर पार्षदों पर नगर निकाय के चुनाव में यह लागू ही नहीं होता। तो हमने अंबरनाथ में देखा है, 12 कांग्रेस के विधायक बीजेपी ने अपने पाले में ले लिए, बात खत्म, नगर निगम आपके कब्जे में आ गई। तो यहां क्या बीजेपी इन 29 को खरीद भी सकती है? इसीलिए होटल में थाम दिया है, रुकवा दिया है। एकनाथ शिंदे ने मिलने नहीं दिया जा रहा, खुद मिलने जा रहे हैं। आपसी भरोसे की भी कमी है क्या, या दरअसल बात का बतंगड़ बन रहा है? एंड ऑल इज वेल। कुछ दिनों में ऐसी तस्वीर आएगी क्या सामने? ऐसे में आज का सीधा सवाल, खुली सियासी कारोबार की दुकान। महाराष्ट्र में नया घमासान, यह सियासी कारोबार होगा। अब सत्ता की मलाई कैसे खाई जाए, और यहां पर कोई विचारधारा, कोई नैतिकता, कोई समानता, कोई पुरानी दोस्ती, कोई मायने नहीं रखती। यह हमने 29 नगर निकाय चुनाव में देखा है। कौन कहां किसके साथ जा रहा है, पूरी तफसील बताने लगूं तो गश खाकर गिर पड़ेंगे कि यह कैसी राजनीति हो रही है। और मेयर पर आर पार शिंदे करेंगे पलटवार। चर्चा में मेरे साथ, मैंने अभी जिक्र किया, उनका बयान सुनवाया, एकनाथ शिंदे गुट की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं शाइना एनसीपी अजित पवार, ये भी असल एनसीपी है और शाइना भी असल शिवसेना की ही है प्रवक्ता। एनसीपी अजित पवार गुट के राष्ट्रीय महासचिव और मुख्य प्रवक्ता ब्रजमोहन श्रीवास्तव, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता चरण सिंह सापरा, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के राष्ट्रीय प्रवक्ता आनंद दुबे, महेश चव्हाण एनसीपी शरद पवार गुट के राष्ट्रीय प्रवक्ता। राष्ट्रीय राजनीति पर भी नजर रखते हैं, लेकिन खास एक्सपर्टीज महाराष्ट्र को लेकर है। संदीप सोनवलकर मेरे साथ जुड़ गए हैं, और वरिष्ठ पत्रकार राकेश शुक्ला स्टूडियो में मेरे साथ हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। तो ये अलग से 29 पार्षदों को ताज लैंड्स एंड में क्यों बिठा रखा है? शाइना, सरकार आपकी बन गई, ट्रिपल इंजन सरकार है, आराम से मेयर बनाइए, खुशियां मनाइए। कहां एक बाड़े में बंद करके रखा हुआ है, फूल बांट रहे हैं, वो अलग बात है। एकनाथ शिंदे, सर्वप्रथम आपको पता है
कि जब कोई जीत के आता है संदीप जी, तो उनका सत्कार किया जाता है, हमारे नेता का भी सत्कार किया जाता है। और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी आपत्तिजनक जैसे स्क्रिप्ट शायद थोड़े लोग विपक्ष में लिख रहे हैं या थोड़े पत्रकार लिख रहे हैं, कहीं भी कोई स्पेक्यूलेशन की आवश्यकता ही नहीं है। हमारे नेता आदरणीय एकनाथ जी शिंदे ने हमेशा कहा कि हमारा जो साथ है महायुति में बीजेपी के साथ, इसी परिप्रेक्ष्य में कि हम महाराष्ट्र के लिए काम करें, मुंबई के लिए काम करें, विकसित बनाएं हमारे शहर को, एक खड्डे मुक्त मुंबई करें, सुएज ट्रीटमेंट प्लांट्स हो, ओपन स्पेसेस हो, बेटर हेल्थ केयर हो, बेटर एजुकेशन फैसिलिटीज, महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन मिले। ये होती है विचारधारा जो डेवलपमेंटल एजेंडा है। और तो विकास की राजनीति करनी है, तो इस विकास की राजनीति को शाइना, आइडियोलॉजी एक सेकेंड, विकास की और वो साथ हैं, वो मैं समझ गया। विकास की राजनीति करनी है तो मेयर बीजेपी का बनना चाहिए। 89 सीटें उनकी आई हैं, 29 आपकी हैं, तो मतलब मेयर बनने दो बीजेपी का ही बनना चाहिए ना। लेकिन आप क्यों मुझसे या कोई अन्य व्यक्ति से कहला रहे हैं? पार्टी के नेतृत्व को कहने दीजिए। आदरणीय देवेंद्र फडणवीस और हमारे नेता आदरणीय एकनाथ जी शिंदे ने ऑन ग्राउंड इतना मेहनत किया है और ऑन ग्राउंड करने के बाद ये प्राप्ति हुई है, ये जीत। ये सोच लीजिए, आज चर्चा होना चाहिए कि 25 साल बाद महापौर बनने जा रहा है महायुति के उम्मीदवार को। भाई आप ही का बयान है चाइना, हाँ, आप ही का बयान है। हम उम्मीद करते हैं कि मराठी महिला को मुंबई का महापौर बनने का मौका मिलना चाहिए, मिलेगा। वो मेरी उम्मीद है। एक महिला होने के नाते हमारे लाडके नेता आदरणीय एकनाथ जी शिंदे ने 90 सीट्स में जहां 50% ही देना पड़ता है महिलाओं को, वहां उन्होंने 63 उम्मीदवार को दिए। वैसे देवेंद्र फडणवीस ने भी किया बीजेपी में। हम चाहते हैं कि एक महापौर, महायुति के महापौर, एक मराठी मानुस जिसका दिल धड़कता है इस मुंबई के लिए और जो काम करने वाले हैं, अकाउंटेबल, ट्रांसपेरेंट प्रैक्टिस, तो वो महिला मराठी महिला महापौर और क्यों वो नहीं बीजेपी की होनी चाहिए कि शिवसेना आप एकनाथ मुझे शिंदे क्यों पूछ रहे हैं? नेतृत्व तय करेगी, नेतृत्व हर, तो इसमें हर इतनी कदम कौन सी जटिल समस्या है, इसमें कौन सी रॉकेट तो साइंस मैं यही है? आपको पूछ रही हूँ, मैं यही सीधा आपको सीधा पूछ रही घोषणा हूँ, कर देनी संदीप जी। चाहिए। क्या- आपको कहने में गुरेज आपको- क्या है? आपके स्क्रिप्ट, क्या आज आपका स्क्रिप्ट किसी और ने भेजा है ताकि ये दिलचस्प हो? क्योंकि सही में एक मिनट गंभीरता से मैं इसका जवाब दे दूं। वो दूसरे पत्रकार होते होंगे सुबह, जिनके पास व्हाट्सएप मैसेजेस आ जाते हैं, पर्चियां आ जाती हैं कि आज शाम को इसी बारे में चर्चा करना। संदीप चौधरी उन पत्रकारों में शुमार नहीं है। आज तक तो कोई भेज नहीं पाया, और भेजेगा भी तो उसको कूड़ेदान में फेंक दूंगा। देखिए मेरी सिर्फ एक विनंती है आपसे कि आप समझ लें कि 25 साल बाद महायुति की विजय हुई है। ये विजय हुई है उस दृष्टि से कि हम सब एक साथ महाराष्ट्र और मुंबई के लिए काम करें, जो वायदे हमने दिए। आज जो एक खड्डे मुक्त मुंबई चाहिए, आज जब तो वो साथ-साथ हम साथ-साथ हैं कि तस्वीर क्यों नहीं दिख रही? चाहिए, आज वो हम साथ-साथ हैं कि तस्वीर क्यों नहीं दिख रही शाइना? अरे हर एक पार्टी अपने, आपको क्या पता कि देवेंद्र जी क्या हमारे जितने भी नगर सेवक नगर सेविका जीते हैं बीजेपी से, आदरणीय मुख्यमंत्री भी मिले होंगे, वैसे हमारे नेता मिल रहे हैं। हमारे नए पेबैक टाइम हो रहा है क्या? पलटवार भी किया जा रहा है कि ठीक है, हमें झांसे में रखा, बताया कि जी आपके नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, सरकार भी बन गई, फिर कहा कि देखिए हमारे नंबर ज्यादा हैं, तो अब आपके नंबर के बिना बीजेपी मेयर तो नहीं बना पाएगी। ये आपका विश्लेषण गलत है। 29 सीटें, ये समझ लीजिए, शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट की 29 सीटों के बिना बीजेपी अपना मेयर तो नहीं बना पाएगी ना। देखिए, मैं ये समझना चाह रहा हूँ। आप पहले सुन लीजिए मेरी बात। विधानसभा के इलेक्शन में शिवसेना ने 80 सीट लड़ने के बाद 60 सीट पे हम जीत के आए। स्थानिक स्वराज में जहां हमारे 27 महापौर भी नहीं थे, आज 53 है। तो हर जगह बढ़ोतरी हुई है।
आज जब हम लड़े साथ में, महायुति को भी शिवसेना का वोट मिला है और शिवसेना को भी बीजेपी का वोट मिला है। जहां बीजेपी के 34% है, वहां शिवसेना का 20% है। कहीं कुल ऐसा मिला डर के तो नहीं? 54% है जो साथ में। तो इसका मतलब नहीं कि आप आपकी मनमानी करें या हम नहीं, हमारी मनमानी तो हो करें, सकती है ना, क्योंकि ये शाइना आप मुझसे बेहतर जानती सत्ता हैं। के मोह माया के नहीं, लिए सत्ता का मोह माया तो मुझे मत समझाइए। आइडियोलॉजिकल कोई आइडियोलॉजी, अच्छा, एक डेवलपमेंट अच्छा, 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 अच्छा। और आज सत्कार करने का दिन। आइडियोलॉजिकल प्लैंक पे लड़े जाते हैं, बड़ी नैतिकता का तकाजा। अंबरनाथ में क्या हुआ, 12 के 12 कांग्रेस के विधायक बीजेपी ने अपने पाले में ले लिए। अरे पूरी सुनने दीजिए, फिर देखिए अब बीच में जहां थोड़ा अनकंफर्टेबल सवाल पूछूं आप बीच में टोकने लग जाती हैं। क्या हुआ, अंबरनाथ में आप आ सकते थे ना, आप कब्जा कर सकते थे। बीजेपी ने सीधे सारे कांग्रेस के पार्षद अपने पाले में डाल लिए। एंटी डिफेक्शन लगता नहीं है, आप हाथ मलते रह गए। कौन सी आइडियोलॉजी थी उसमें? आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी ने वहां इस्तीफा मांगा। अच्छा। जो लोकल लोगों ने मनमानी की, वहां उन्होंने इस्तीफा तक मांगा। देखिए, जो सही है, जो गलत है गलत है। यहाँ कोई खिलवाड़ नहीं कि 2019 हम जाएं कांग्रेस एनसीपी के गोदी में बैठे, फिर 20 साल बाद जिस व्यक्ति का हमने लगातार टीका पे टीका, टिप्पणी पे टिप्पणी, गलत शब्दों का इस्तेमाल किया और फिर वापस अलायंस में आए और बोले सी यू टाटा गुड बाय कांग्रेस को, और फिर आ गए मनसे के साथ। ये सब जो अपॉर्चुनिस्टिक अलायंसेस होते हैं, जो सिर्फ सत्ता के लिए। उद्धव ठाकरे ये कह रहे हैं कि शिंदे की पार्टी तोड़कर अपना मेयर बनाएगी। ये किसके लिए कह रहे हैं? जिसके लिए भी कह रहे हैं वो उनके कान के लिए है, क्योंकि किसी और तक पहुंचा ही नहीं है। और जब आप ऐसे बयानबाजी करते हैं, समझ लीजिए 25 साल आपने मराठी मानुस के लिए खैर किया कुछ नहीं। हमारे नेता आदरणीय एकनाथ जी शिंदे ने गिरनी कामगार हो या बीडीडी चौल में स्थानिक लोगों को वापस लाना, या 17,000 जहां अपने पार्षद ताज लैंड्स में इसलिए तो नहीं थाम रखे हैं कि कहीं बीजेपी उन्हें अपने पाले में ना ले ले। भाई ले लेंगे तो एंटी डिफेक्शन तो लगेगा नहीं लगेगा। अच्छा, सवाल ही नहीं है। आप कैसे ऐसे प्रस्तुत भी कर रहे हैं? देखिए, अच्छा। जब कोई जीत के आए, अपने नेता के पास जाएं, उनका सत्कार करे। नेता अपने जितने भी नगर सेवक नगर सेविका है उनका सत्कार करे। यही है एक विशेषता हमारी आनंद दुबे, एवरीथिंग इज आप भी मौके की तलाश में है क्या? अब मुझे उद्धव ठाकरे के बयान का पूरा मतलब समझ नहीं आया। जैसे हमारी पार्टी तोड़कर शिंदे को उधर ले गए, अब पार्टी तोड़ी जा सकती है, पार्षद तोड़े जा सकते हैं, आप तोड़ देंगे। संजय राउत तो कह रहे हैं विपक्ष के पास ऐसा आंकड़ा है हम कभी भी तख्ता पलट कर सकते हैं। तो तख्ता पलट की ताक में है क्या? संदीप जी नमस्ते। देखिए, जब एक शिवसेना हुआ करती थी और भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ हुआ करती थी, तो 1995 में जब सरकार बनी तो शिवसेना का मुख्यमंत्री बना और भारतीय जनता पार्टी साथ में रही। जब महानगर पालिकाओं के चुनाव होते थे तो शिवसेना का महापौर बनता था और भारतीय जनता पार्टी डिप्टी महापौर बनकर सहयोग करती थी। अब दो शिवसेना है। साइना एनसी का कहना है कि हम असली शिवसेना है। अच्छी बात है, हर आदमी को अपनी कल्पना में जीना चाहिए। अगर आपकी असली शिवसेना है तो जब महापौर बनाने का समय आया है तो शिवसेना को बनना चाहिए। हमारे यहाँ तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। हमारे यहाँ तो अगर हमारी बहुमत आती तो शिवसेना का ही बनता। खैर, अब ये जो 5 स्टार होटलों में रखने का कल्चर लाया गया है, ये हमने नहीं शुरू किया, ये भारतीय जनता पार्टी। ना आप मेरे मूल सवाल का जवाब नहीं दे रहे। अब अगर ताजलैंड से नहीं आप तख्ता पलट के फिराक में हैं क्या? ताक ढूंढ रहे हैं, मौका मिल गया है, शिंदे आ जाएं साथ में तो दरवाजा खुला है क्या? मैं उसी पे आता, तब तक आपने अरे सुनिए तो मैं उसी पे आता। अब 5 स्टार होटलों में 29 नगर सेवक रखे गए हैं, उनका खाना पानी सब अच्छे से वहां हो रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे के आपसी द्वंद्व का एक परिचय है। इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। पहली बात, हमने न सरकारी तोड़ने की कला सीखी है, न हमने पार्टियां तोड़ने की कला सीखी है, और न तो हम सीखना चाहते हैं।
इन सारे कलाओं से परांगत अगर कोई है तो वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है और भारतीय जनता पार्टी नहीं, है। शिंदे साहब अब आ भारतीय जाए जनता तो पार्टी को बीएमसी ये ऐसा में लग रहा होगा बीएमसी कि पर यार, काबिज होने को आप तैयार हैं, वो रास्ता खोल देंगे। एकनाथ शिंदे सवाल ये सवाल ही पार्षद आ नहीं जाएं, उठता है। ये पार्षद आ जाए 100 बार सत्ता को तिलांजलि देंगे, लेकिन एकनाथ शिंदे जैसी शिवसेना के नगर सेवकों को साथ लेकर सरकार नहीं बनाएंगे। ये बहुत स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं। तो हमें संजय ये राउत राजनीति क्या कह नहीं रहे करनी है हैं, संदीप। हमारे पास ऐसा हमें आंकड़ा, हम जनता ने कभी जनादेश फिर दिया है। तख्ता पलट कैसे करेंगे? नहीं, वो तो उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में कहा हम नहीं जानते। हाँ। हमें जनता ने अपोजिशन में बैठने का जनादेश दिया है। हम मुंबई की सेवा करते थे, करते हैं, जीवन भर करते रहेंगे। हम सरकार में आते हैं तो भी करेंगे, विपक्ष में हैं तो भी करेंगे, लेकिन पार्टियों को तोड़ना, किसी को धोखा देना, भ्रष्टाचार करना, पीछे से पीठ पे छुरा भोंकना, ये सब हमारा न तो काम है और न तो हम करने वाले हैं। तो आप ये सवाल जो हमसे पूछ रहे हैं, ये आपको बीजेपी से पूछना चाहिए कि आप जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना तोड़ना चाहते हो, वो कब तोड़ना चाहते हो, कैसे तोड़ना चाहते हो, क्या ईडी सीबीआई भी इसमें इन्वॉल्व होगी, क्या और भी एजेंसियां इसमें आएंगी, क्या ये जो महापौर का चुनाव है आपके ये दरवाजे जनवरी बंद हैं क्रॉस पर करके हमेशा के लिए। फरवरी तक जाएगा, जिस मुंबई एकनाथ शिंदे गुट ने हमेशा आप कहते के हो वो लिए। गद्दारी हमेशा का के लिए। सवाल है, तो हमेशा के लिए वो दरवाजे बंद हैं। 100% एकनाथ शिंदे, उनकी पार्टी के लिए हमारी पार्टी के दरवाजा हमेशा बंद है। आने वाले 21-22 तारीख को हम उम्मीद करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जो मामला है उसका या तो नतीजा 2026 में आ जाए, या हो सकता है 28, 29 या 2032 तक आएगा। तब भी इंतजार करेंगे, अपना हक लेकर रहेंगे, अपना नाम और चुनाव चिन्ह लेकर रहेंगे, लेकिन उन लोगों के साथ जाने का सवाल नहीं उठता है। ऐसी 100 सरकारों को तिलांजलि देंगे, लेकिन ऐसी गंदी सरकार नहीं बनाएंगे। ये बीजेपी को शोभा देता है। ठीक है संदीप बताइए, पूर्ण बहुमत की सोनवलकर, एक तरफ आइडियोलॉजिकल प्लान की विकास के नाम पर ये चुनाव लड़े गए, ये दुहाई दी शाइना एनसी ने, उसी तरफ नैतिकता की दुहाई पढ़ा रहे हैं वो पाठ आनंद दुबे की, हम दरवाजा अब खोलेंगे ही नहीं, हम तो विपक्ष में ही बैठने को तैयार हैं। विपक्ष में ही बैठ रहे हैं तो फिर ये किस बात की तकरार चल रही है? फिर तो कोई तकरार होनी ही नहीं चाहिए, फिर तो बीजेपी का मेयर बनेगा, एकनाथ शिंदे के पास कोई रास्ता ही नहीं बनेगा। या ये आइडियोलॉजी और जो नैतिकता की दुहाई दी जा रही है, ये जुबानी जमा खर्चा, खेल कुछ और है अंदर खाने। देखिए, आज एक मराठी के बड़े अखबार की हेडलाइन है कि शत्रु शरण में आया लेकिन मित्रों का मरण हो गया। यानी भाजपा ने अपने शत्रु को तो झुका दिया, लेकिन अपने सहयोगियों को एक तरीके से कोमा में डाल दिया। सबसे ज्यादा नुकसान यदि किसी का हुआ तो अजीत पवार का, और उसके बाद एकनाथ शिंदे का। एकनाथ शिंदे की जान बसती है ठाणे में, उनको बहुत धक्का लगा है, और अब वो इतना जरूर है कि बीजेपी को लगातार आर्म ट्विस्टिंग करते रहेंगे। ये खेल चलेगा और अगले पूरे 5 साल तक चलेगा, क्योंकि नहीं, आर्म ट्विस्टिंग के मायने क्या हुए? क्या 2.5 साल का पेंच अटका देंगे? तुम्हारा ढाई मेरा ढाई, अब इस बात की है लड़ाई, या ये सिर्फ हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और है? बिल्कुल अटकाएंगे, यानी अटकाएंगे जरूर, पर उनकी हैसियत नहीं बची कि वो मांग सकें। उनकी मजबूरी है कि वो बीजेपी को छोड़ नहीं सकते। उनको मालूम है बीजेपी उनको कुतर रही है, बीजेपी उनको कमजोर कर रही है, लेकिन फिर भी बीजेपी को वो छोड़ नहीं सकते, क्योंकि शिवसेना के दरवाजे बंद है। शिवसेना अब समझ गई है कि बिना एकनाथ शिंदे के भी वो मुंबई जीत सकती है, या मुंबई में उसकी अपनी ताकत जितनी थी वो यही आखिरी चुनाव था। इसके बाद सारा प्रयोग समाप्त हो गया। अब यदि कोई टूटेगा तो या तो एकनाथ शिंदे की पार्टी टूटेगी या एनसीपी टूटेगी। भाजपा जब चाहेगी तब चाहे अपने पास ले सकती है। ये खेल अभी लंबा चलेगा, लेकिन निश्चित तौर पर महाराष्ट्र की राजनीति में अब दरारें जो है वो महायुति में पड़ गई हैं। महाविकास अघाड़ी में तो खैर वो अलग हो गए। तो जीत की खुमारी में यहां पर टूटन की तैयारी भी हो गई है, आप ये इशारा कर रहे हैं महायुति में? बिल्कुल टूटन की तैयारी है, बहुत दिनों तक नहीं, क्योंकि दबाव की राजनीति में चलेंगे। अब एक पक्का हो गया कि अब
जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना, उसमें और कोई टूट नहीं होगी। ये संदेश साफ हो गया कि जो उद्धव को छोड़कर गया वो कारपोरेटर ज्यादातर हार गए, तो अब कारपोरेटर ये रिस्क नहीं लेंगे। विधायक तो जाहिर तौर पर अभी सवाल नहीं है, सांसद भी अभी नहीं जाएंगे, लेकिन निश्चित तौर पर ये आगे की पटकथा लिख दी गई है कि अब आने वाली राजनीति में एकनाथ शिंदे को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अन्यथा उनकी पार्टी की साख दांव पर लग गई है। और इसलिए वो जितना संघर्ष कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को संदेश दे रहे हैं कि नहीं, मैंने आखिरी क्षण तक लड़ाई लड़ी कि मुझे बीजेपी के साथ झुकना ना पड़े, क्योंकि ये मैसेज साफ हो गया कि भाजपा ने एकनाथ शिंदे को एक तरीके से सिर्फ ठाणे के एक सिटी तक सीमित कर दिया, जहां वो पूरे ठाणे जिले के थे। मुंबई में तो खैर उनकी हालत खराब हो गई। तो ऐसे में बृजमोहन श्रीवास्तव जो संदीप सोनवलकर कह रहे हैं, अब बीजेपी के इशारों पर ही सारा काम करना पड़ेगा। बीजेपी ने ऐसी घेराबंदी कर दी है आप लोगों की। संदीप जी, मैं आदरणीय संदीप भाई की बात से असहमत हूं और उसके पीछे मूल कारण है। देखिए कि जब तक एनडीए की या महायुति की वर्किंग के बारे में ठीक ढंग से नहीं समझा जाएगा, तब तक इस प्रकार का कयास लगते रहेंगे। एनडीए में चाहे महायुति में, वहां पर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज्यादा विधायक भी हैं, सबसे ज्यादा सांसद भी हैं, और अभी अगर मैं बीएमसी को लेकर बात करूं तो सबसे ज्यादा नगर सेवक भी उन्हीं के जीते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी कभी भी अपने इस अधिकार का उपयोग अपने साथियों को दबाने के लिए नहीं करती है। ये एनसीपी के रूप में मेरा अनुभव है लगभग पिछले 3 साल का। अच्छा, वहां पर समानता के साथ बात होती है और पॉलिटिकल समानता के साथ बात होती है। 2024 के विधानसभा चुनाव, एक मिनट मैं एक थोड़ा सा बीच में इंटरवेंशन कर रहा हूं बृजमोहन भाई। 2024 के विधानसभा चुनाव में आप कहते हैं कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, मुख्यमंत्री बन जाते हैं देवेंद्र फडणवीस। देखिए, चुनाव के ठीक पहले इस बात को तय कर लिया गया था कि जिस पार्टी के सबसे ज्यादा विधायक होंगे उसको हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। फिर आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब ने उसके पहले त्याग भी किया था। वो मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने 5 साल काम किया था, लेकिन पार्टी के निर्देश पर उन्होंने आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में उनके कैबिनेट पे से एक मंत्री के रूप में उन्होंने काम किया। तो ये बहुत सारी ये वो चीजें जो बिल्कुल सामने स्पष्ट रूप से दिखती है। तो मुझे पूरा विश्वास है, विश्वास नहीं, मैं पूरे इसको विश्वास है आपको कि या वही जो मैंने शब्द इस्तेमाल किया, अब हालत आपकी ये कर दी है, अब जो बीजेपी कहे वही सही। आपके पास ना आगे कुआ पीछे खाई रास्ता ही नहीं छोड़ा है। अब मजबूरी है आपकी कि बीजेपी के साथ ही चलना पड़ेगा। आपने आंखें तरेरने की तो कोशिश की, थाने में, पिंपरी चिंचवाड़ में, थाने कह रहा हूं पुणे में और पिंपरी चिंचवाड़ में, कि जी भतीजा चाचा के साथ मिल गया कि कुछ हो जाए, कुछ हुआ ही नहीं। अब तो कोई रास्ता ही नहीं बचा। संदीप जी, देखिए, चुनाव के पहले ही इस बात को लेकर तीनों पार्टियों के नेताओं ने इस मुद्दे पे चर्चा की थी और तीनों ने यह तय किया था कि हम अपने केडर को बनाए रखने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को और कार्यकर्ताओं के साथ हम अपनी शक्ति को बनाए रखने के लिए अपने अपने चुनाव चिन्हों पर चुनाव लड़ेंगे। तो इस पर कोई ऐसी बात नहीं थी। ये कोई ऐसा, ये वो निर्णय था जो तीनों ने बेट कर लिया था। ऐसा नहीं है कि किसी ने निर्णय नहीं लिया हो और कोई उसके खिलाफ गया हो। तो मेयर किसको होना चाहिए? मुंबई का मेयर किसे होना चाहिए? बीजेपी का मेयर बने या एकनाथ शिंदे, या 2.5 साल का? देखिए कि जो परंपरा है, मैं परंपरा की बात कर रहा हूं, मैं भी निर्णय की बात नहीं कर रहा। निर्णय कुछ और भी हो सकता है, लेकिन परंपरा यह रही है कि जिसका बहुमत है उसके लिए अगर बहुमत के साथ ही तय कर लेते हैं तो फिर उसका मान रखना पड़ता है। अगर आज जैसे कि यहां पे था, इसके पहले आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब के उतने विधायक नहीं थे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उतने विधायक नहीं थे, लेकिन बीजेपी ने यह तय किया कि प्रदेश ये मतलब बड़ी सहूलियत, अपनी सहूलियत सुविधा के अनुसार ये परंपरा आपने इजाद की है क्या? एकनाथ शिंदे के पास तो उतने नंबर्स नहीं थे, पर क्योंकि वो टूट कर आए थे शिवसेना से तो उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया। नीतीश कुमार के पास आपसे ज्यादा सीटें कहां हैं? अब भी 89 सीटें बीजेपी की, 85 सीटें जेडीयू की हैं बिहार में।
तो उन्हें मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया? पिछली बार तो वो 43-44 पर सिमट गए थे, तो उनको मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया था? तब वो परंपरा कहां गई? मैं आपसे कह रहा हूं, या ये सुविधा के हिसाब से परंपरा चल रही है? नहीं, परंपरा की बात नहीं कर रहा। नहीं, मैं परंपरा की बात मैंने आपसे ये कहा कि जिसके पास बहुमत है वो लोग अगर मिलकर ये तय कर लें, जैसे कि आपने भी जो जेडीयू का बिहार को आपने कोट किया, बिल्कुल ठीक किया आपने। बिहार में भारतीय जनता पार्टी बहुमत में होने के बाद उन्होंने ये तय किया कि हम मुख्यमंत्री के रूप में आदरणीय नीतीश कुमार जी, वहां पर वरना छिटक जाएंगे, नीतीश कुमार आरजेडी के साथ हाथ मिला लेंगे, आपके पास अब वो रास्ता ही नहीं बचा। मैं ये इसी सवाल पर तो आ रहा था। आनंद दुबे ने साफ कर दिया, हम लेंगे ही नहीं जी, वरना ये 29 पार्षद चले जाएं अगर महाविकास अघाड़ी के साथ, तो कैसे बना पाएगी बीजेपी मेयर अपना? अगर ये खेल शुरू हो जाए, ये तो आंकड़ों का खेल है ना। संदीप जी, मैं आपको एक और बात कहता हूं। शुरुआत में आपने जितनी बातें बोली हैं, मैं आपकी हर संभावनाओं से सहमत हूं, क्योंकि कुछ भी चीज हो सकती है। लेकिन मैं यहां के लिए, महाराज बीएमसी के लिए खासतौर से बोलना चाहता हूं, इसकी संभावनाएं दूर दूर तक नहीं है। उसका बहुत ही स्पष्ट कारण है। वहां पर आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब, देवेंद्र फडणवीस साहब, अजीत पवार साहब, ये लोग बिल्कुल परिपक्व नेता हैं। ये बात बिल्कुल सच है कि जो तो मतलब आप तो अलग लड़े थे मुंबई में, अब आप भी जीत के घोड़े पर सवार हो गए हैं अपने 3 नगर सेवकों के साथ, अब आपको भी सेवा करनी है। निश्चित रूप से बिल्कुल नेचुरल है। हम लोग तो इस पूरी व्यवस्था का हिस्सा है। पूरी व्यवस्था का हिस्सा है। पहले अलग व्यवस्था भी बसाने चले थे, पर व्यवस्था का हिस्सा है। तो मतलब ये खामखा की हम काइट फ्लाइंग कर रहे हैं क्या चरण सिंह सापरा? या यहां पर पार्षदों, नगर सेवकों की सेवाएं लेने का खेल अभी चल रहा है, अभी कहानी में ट्विस्ट बाकी है? निश्चित रूप से संदीप जी, कहानी में ट्विस्ट बाकी है, ऐसे नजर आता है, क्योंकि ये सारा जो वाक्य आपने बताया है और जो सारे लोग देख रहे हैं, इससे एक बात स्पष्ट है कि महायुति की आंतरिक सुरक्षा में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, कहीं ना कहीं गड़बड़ झाला हो रहा है। यानी अगर एकनाथ शिंदे को, जो महायुति के सदस्य हैं, उनको ही अगर रिसोर्ट पॉलिटिक्स करनी पड़े, तो बताते हैं कि ये कहीं ना कहीं ट्रस्ट डेफिसिट है, विश्वास में कमी है। देखिए, कब इस तरह से दौर आता है कि जब आपको अपने दुश्मनों से या अपनी विपक्षी पार्टियों से संरक्षण लेना है, तो आप रिसोर्ट पॉलिटिक्स करते हो। लेकिन आप अपने ही खेमे के लोगों से जब सुरक्षा पाने के लिए इस तरह की पॉलिटिक्स करते, तो ये कहीं ना कहीं संकेत देता है कि गड़बड़ झाला हो रहा है। नहीं, गड़बड़ झाला आपके खेमे में नहीं है क्या? राज ठाकरे को बहाना बनाकर वंचित अघाड़ी के साथ आपने चुनाव लड़ा। अगर आप उद्धव ठाकरे के साथ और राज ठाकरे इन सब के साथ चुनाव लड़ लेते, तो पता लगता कि ये कहानी, जो ये चर्चा हम कर रहे हैं, ये चर्चा ही ना होती। नहीं, खैर, उसमें हमने अपना स्टैंड पूरी तरह से स्पष्ट रखा था। हमारी पार्टी ने भी, हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो ग्राउंड से फीडबैक था, वो स्पष्टता से हमने रख दिया था कि ये हो नहीं पाएगा। और आज जो हो रहा है, इससे ये दर्शाता है कि ये महायुति जो है, ये तो आपसी भरोसे की कमी थी है ना, आपसी भरोसे की कमी थी ना चरण सिंह सापरा? नहीं, आपसी भरोसे हमारे और उद्धव ठाकरे जी के बीच में कोई समस्या नहीं थी। समस्या ये थी, हमने कहा था कि जो कट्टरपंथी विचार है राज ठाकरे जी के, वो हमारी पार्टी, हमारे कार्यकर्ताओं को पसंद नहीं है। जो सच्ची बात है वो हमने रखी थी, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम अपना चुनाव अच्छे से लड़े, हमारे कार्यकर्ताओं की भावना से लड़े। अच्छा, खुश हैं पार्टी जिस तरह? इन नतीजों से खुश हैं आप? 4% वोट आया ना आपका? नहीं, किसी ने नहीं कहा कि नतीजों से हम खुश हैं। ये तो आप हमारे मुंह में शब्द डालने का प्रयास कर रहे हो। हम तो ये कहते हैं कि हमने चुनाव कार्यकर्ताओं की मर्जी से लड़ा। हाँ, कहीं ना कहीं हमारी कमियां थी, उस वजह से हमारी सीटें कम आई, उसका आत्मनिरीक्षण हम कर रहे हैं। सीट वाइज भी उसका इंट्रोस्पेक्शन हो रहा है, और ये सारा दूध का दूध पानी का पानी होगा कि कौन सी सीट हम क्यों हारे, ये सारी चीजें चलती आ रही हैं। नए समीकरणों की आशंका, स्ट्रोक, उम्मीद को क्या आप खारिज करते हैं? और नए समीकरणों में अगर महायुति के कुछ लोग आपकी तरफ आते हैं, तो वो कबूल होगा क्या? आनंद दुबे कह रहे हैं कि नहीं, किसी भी कीमत पर एकनाथ शिंदे गुट के लोगों को तो हम लेंगे ही नहीं, उनकी सेवाएं नहीं चाहिए। देखिए, अभी की तारीख में तो ये नजर आ रहा है कि गठबंधन की ये जो इमारत है, जो महायुति की ये इमारत है, ये भरोसे पर नहीं टिकी है, ये ताले चाबी पर टिकी है। और ये हम देखते आए हैं कि जो चुनाव में भी जो चला है, क्या चला है, इनका आपस में अंतरकलह चलती रही है भाई।
वो गणेश नायक और एकनाथ शिंदे में क्या चल रहा था, एक दूसरे के टांगे पलटी कर रहे थे, घोड़े पलटी कर रहे थे। उसके बाद में रविंद्र चौहान और श्रीकांत शिंदे जी का, अगर मैं भुसावल की बात करूं, अगर मैं आपको नासिक की बात करूं, अगर मैं और इलाकों की बात करूं, तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जहां पर ये पता चलता है। और अजीत पर ये पवार जी ने आने क्या वाली छोड़ा, राजनीति और के लिए एक पिंपरी मिनट चिंचवड़ में। आने वाली राजनीति के लिए क्या संकेत हैं, खास एनडीए की राजनीति? बीजेपी ताकतवर होती जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। बीजेपी की ताकत से अब एनडीए के अंदर खाने थोड़ी असहजता हो रही है कि ये तो बढ़ते जा रहे हैं और हम घटते जा रहे हैं। ये दर्द है क्या एकनाथ शिंदे का? और ये सही सवाल पूछ रहे थे चरण सिंह सापरा कि भाई अपने ही गुट का आदमी अपने दूसरे सहयोगियों से अपने नगर सेवकों को या पार्षदों को बचाता क्यों घूम रहा है, होटल में ठहराता क्यों घूम रहा है? वो तो विपक्षी खेमे की सेंधमारी के डर से करते हैं ना आदमी। नहीं संदीप भाई, आपने एक चीज बड़ी अच्छी कर दी कि जो दल बदल वाला विषय था ना, तो निश्चित तौर पे यदि आप उसको स्पष्ट नहीं करते तो एक दिमाग में ये बैठता कि दल बदल करने से पार्षदों पे खतरा रहेगा। वो आपने बड़ा तस्वीर साफ कर दी। दूसरी बात, नगर निगम चुनाव के पहले मुंबई के कुछ जगहों पर जो एकनाथ शिंदे शिवसेना के प्रभावशाली नेता थे उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया गया। उसको लेकर एक बड़ा विवाद हुआ, वो मामला दिल्ली आया। दिल्ली आने के बाद ये तय हुआ कि अब भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना के किसी भी व्यक्ति को अपने में शामिल नहीं करेगी। तो एक बात तो स्पष्ट है कि शिंदे जी को भाजपा से खतरा नहीं है। अब दूसरी बात ये आ रही है कि मेयर कौन होगा। देखिए, साइना जी ने बड़ी स्पष्टता के साथ कहा कि निर्णय एक देवेंद्र जी करेंगे और एकनाथ शिंदे जी करेंगे, लेकिन अपने आनंद दुबे जी ने पूरा निर्णायक सुना दिया। उन्होंने निर्णय सुनाया जैसे उद्धव शिवसेना का निर्णायक वो हो। उन्होंने कहा दरवाजे बंद हैं। अरे संदीप भाई आप भी जानते हैं कि सुबह आदमी कुछ और कहता है, शाम को कुछ और होता है। इस भारतीय राजनीति में तो हमने आपने वो देखा कि कहीं मरते मरते मर जाएंगे, पार्टी में चाचा से अलग जाकर भतीजा गोपनीय अंदाज में, रहस्यमयी अंदाज में शपथ ले लेता है कि मैं तोड़ कर ले आऊंगा। वो आदमी उतने मिलते नहीं। 3 दिन की सरकार चलती है। देवेंद्र फडणवीस का दूसरा काल 3 दिन का था, सरकार गिर जाती है। अरे हम और फिर चले जाते हैं भतीजे चाचा के पास। हम आप तो ये भी देखे हैं कि आसमान और जमीन समझे जाने वाले उद्धव ठाकरे और कांग्रेस एक हो गए। क्या किसी को कल्पना थी कि उद्धव जी कांग्रेस के साथ चले जाएंगे? किसी को कल्पना नहीं थी। इसलिए ये दावा करना तो उचित नहीं है कि एकनाथ शिंदे जी के लोगों को नहीं लिया जाएगा। ये दावा मुझे ठीक नहीं लग रहा। अब बार बार जो प्रसंग आ रहा है एनडीए में, नहीं, ये 2.5 साल का खेल क्या है? देखिए, भारतीय राजनीति ये तो क्योंकि एकनाथ शिंदे के बिना बीएमसी डगमग रहेगी, वहां की सत्ता हमेशा। देखिए, भारतीय राजनीति में आप भी अच्छे से जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि भारतीय राजनीति में 2.5 साल का फार्मूला फलीभूत नहीं हुआ है। बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश, और वो सिर्फ एनडीए क्या, वो तो कांग्रेस में भी सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार की 2.5 साल होना था, भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव। तो इसलिए भारतीय राजनीति में 2.5 साल का फार्मूला इसलिए सफल नहीं हुआ कि जो पहले 2.5 साल बने। ये तो 90 के दशक में हमने देख लिया था। मुलायम और मायावती की लड़ाई किस बात पर हुई थी? 2.5 साल। तो जो पहले 2.5 साल के लिए बनेगा वो बन गया, वो थोड़ा छोड़ेगा। अब यदि मान लीजिए 2.5 साल का फार्मूला हुआ भी तो वो कोई लिखित दस्तावेज तो होगा नहीं। तो उसमें फिर पहले कौन बनेगा? तो पहले वो बनेगा जिसके पार्षद ज्यादा हैं। तो जिसके पार्षद ज्यादा है तो भाजपा पर जीत में भी अब ये असहजता एक आ गई है क्या? गठबंधन जो बहुत मजबूत लग रहा था, मैं महायुति की बात कर रहा हूं। देखिए, महायुति में मैं एक छोटा सा, मुझे लगता है कि थोड़ा सा अजीब लगेगा, पर मुझे लगता है कि विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से मुख्यमंत्री को लेकर तनातनी हुई, और आप भी जानते हैं कि मुख्यमंत्री का निर्णय करने में बड़ा समय लगा, इस समय पर महायुति में अपने एकनाथ शिंदे जी मुझे उस गाय की तरह दिखते हैं जो हरे घास के पास तो बांध दी जाती है, लेकिन वो हरा घास नहीं खा पाती तो छटपटाती है वो कि बंधी तो दिखती है हरे घास के पास, लेकिन हरी घास उसको मिल नहीं रही। तो एकनाथ शिंदे जी डिप्टी सीएम है। ये बाकी घटकों को भी ऐसा लगने लगेगा क्या? अगर मैं दूरगामी राजनीति, राष्ट्रीय पलक की बात करूं, एनडीए के घटकों को,
कि अब ये बीजेपी ये तो जरूरत से ज्यादा मजबूत होती जा रही है। आज ये बताइए कौन सा ऐसा क्षेत्रीय दल है जो बीजेपी को चैलेंज करने की स्थिति में है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से बहुत सारे जीतते हैं। अपना दल में अनुप्रिया पटेल क्या भाजपा छोड़ के जा सकती हैं? बहुत सारे ऐसे दलों की मैं बात कर सकता हूँ। क्या वो भारतीय जनता पार्टी के चुनौती बन सकते हैं? एनडीए में जरूरी भी हो गई है घटकों के लिए और मजबूरी भी हो गई है। मजबूती भी है और मजबूरी भी है। हाँ, और जरूरी भी है। तो ऐसे में महेश चौहान, अब चाचा भतीजा की वापसी या उनका मिलन वो जरूरी है या अजित पवार का अब एनडीए में रहना ही जरूरी है? तो वो जो आपने एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की, बस ये छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट है, ये घर वापसी नहीं होनी है, रीयूनियन नहीं होने वाला है। संदीप जी देखिए, ये बीजेपी थी जिन्होंने महानगर पालिका पूना और पिंपरी चिंचवड़ में अलग से चुनाव लड़ने का डिसीजन लिया था। अगर वो ये डिसीजन ना लेते तो अजित पवार हमारे साथ आने का सवाल ही नहीं पैदा होता था। दूसरी बात, अजित पवार हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ पुणे और पिंपरी चिंचवड़ के नगर पालिका के इलेक्शंस के लिए हमारे साथ मिले थे। राज्य सरकार में और केंद्र सरकार में अभी भी अजित पवार एनडीए का पार्ट है। तो ये रियूनियन की जो बातें वो मीडिया में हो रही है, हमारे सामने आज तक ऐसा कोई प्रस्ताव आया नहीं है। और दूसरी बात, महानगर पालिका एक काडर का इलेक्शन होता है, वो वहाँ के लोकल कार्यकर्ताओं का इलेक्शन होता है। तो लोकल कार्यकर्ताओं का ऐसा सोचना था कि अगर अजित पवार अपने साथ आ रहे हैं तो हमें दोनों को उस लोकल इलेक्शंस में मतलब सत्ता की मलाई मिल जाएगी। सत्ता की मलाई की तो लड़ाई थी, उसमें फिर वो चाचा भतीजा का विवाद वो आड़े नहीं आया। सत्ता मिल जाए तो, अब सत्ता नहीं मिली तो फिर अपने अपने राह चल पड़े। संदीप जी अपने अपने राह पर चल पड़े। महानगर पालिका में पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में अजित दादा एनडीए के साथ जाएंगे या विपक्ष में बैठेंगे, ये अब तक तय नहीं हुआ है, तो ये कहना गलत होगा। और दूसरी बात, उस समय जिस समय एनडीए का एक घटक दल बीजेपी को ही हराने के लिए अगर हमारा साथ देना चाहता था तो इसका फायदा हम क्यों नहीं लेते? ये वहां की तब की सोच थी। बाद में ये वर्कआउट नहीं हुआ, फिर भी उस जो समय जो रणनीति करनी थी वो रणनीति हमें ये अच्छी लगी थी। और दूसरी बात, यहाँ पर अभी ये जो मेयर्स की वगैरह जो बात करी, उसमें मेरा भी एक ओपिनियन है जी। ये प्राकृतिक है कि जिसकी संख्या ज्यादा उसका मेयर होना चाहिए, ऐसे उस पार्टी को लगे। लेकिन उसी समय बीजेपी को भी ये पता है और एकनाथ शिंदे जी को भी पता है कि एकनाथ शिंदे जी के 29 है, अगर वो ना उनके साथ जाने का लिए राजी नहीं होते तो उनका मेयर नहीं बन सकता बीजेपी का। अब आप एक बात देखिए, 2022 में जब हमारा विभाजन करके शिवसेना में से शिंदे अलग हुए थे, तभी उनके पास सिर्फ 41 विधायक थे और देवेंद्र फडणवीस जी के पास 105 थे। फिर भी 2.5 साल के लिए किसे मुख्यमंत्री बनाया गया? वो तो मैंने पूछा, वो तो देखिए वही तो सुविधा की राजनीति है। उस वक्त शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया, अब दुहाई दी जा रही है जिसकी संख्या भारी उसको ज्यादा हिस्सेदारी या उसका बनेगा मेयर। पर राजनीति संभावनाओं का खेल है और संभावनाओं का खेल खुल गया है क्या ऐसे वक्त में जब दरअसल ट्रिपल इंजन की सरकार बन रही है। 25 साल बाद बीएमसी पर से ठाकरे परिवार का कब्जा हट गया है, बीजेपी का परचम लहरा रहा है, लेकिन होटल राजनीति भी शुरू हो गई है। और क्या असहजता अब अंदर खाने घर करती दिखाई दे रही है घटकों के एनडीए में। राजनीति का ऊंट क्या फिर कुछ करवट बदल रहा है? आज इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।